अस्सलाम वालेकुम। इंडिया और न्यूजीलैंड का मैच हुआ है आज, तीसरा T20। पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। वैसे तो ज़्यादा कुछ डिस्कस करने को है नहीं इसमें। भाई, इंडिया की टीम पागल हो चुकी है अपने होम ग्राउंड में। और जिस तरीके से ये चार्ज कर रहे हैं और मार रहे हैं, ये तो किसी को पकड़ा ही नहीं दे रहे भाई। इंडिया में तो पकड़ा ही नहीं दे रहे। बड़े गेम में तो ओडीआई में हारे ये, क्योंकि वहां पर थोड़ा सा डिसिप्लिन का मामला आता है, लेकिन T20 में भाई लीथल टीम हो रही है ये T20 में। और मुझे बहुत हद तक ये लग रहा है कि यार, जिस तरीके से ये खेल रहे हैं ना, जो इनका स्टाइल ऑफ प्ले है और जिस तरीके से टीम फॉर्म हो रही है, अभी तो तिलक वर्मा नहीं है, उसकी जगह ईशान किशन है। लेकिन जिस तरीके से जो स्टाइल पकड़ लिया ना उन्होंने, मुझे लग नहीं रहा है कि भाई इनको ऑस्ट्रेलिया भी चैलेंज करेगा। हालांकि ऑस्ट्रेलिया भी बीबीएल खेल के आ रहा है, उनके प्लेयर भी पूरे फॉर्म में है। आज मिचेल मार्श ने जितवा भी दिया उनको, पर्थ स्कॉर्चर को, बीबीएल। लेकिन फिर भी भाई, ये तो पकड़ में नहीं आ रहा है। कोई ये मान सकता है कि 155 रन 10 ओवरों में मार दिए? ये कितने रन बनाने वाले थे? क्या 300 मारना था इन्होंने 20 ओवरों में? भाई, क्या पागल वागल हो गए हैं? अभिषेक शर्मा 20 बॉलों पे 68 रन, 7 चौके 6 छक्के। भाई, कौन है भाई ये? कहाँ से बैटिंग सीख रहा है ये? किस तरीके से बैटिंग कर रहा है यार ये? मतलब है कि बहुत शॉर्ट पीरियड में ना ये लड़का पूरी दुनिया के लिए एक टेरर बन गया है। लोग बात करते हैं हार्ड हिटिंग बैट्समैनों की, ठीक है ना, जैसे ट्रेविस हेड हो गया। ये खुद कहता है मैं ट्रेविस हेड का बहुत बड़ा फैन था, पर फैन भाई पीछे छोड़ दिया आपने। आपने जो मैं आपका जो इंस्पिरेशन है वो पीछे रह गई। आप खुद बहुत आगे निकल गए हो। और अभी तो ट्रेविस हेड खुद ये सोचेगा कि यार 20 बॉलों पे 68 कैसे लगते हैं। वो तो भी सोचेगा। आप मार रहे हो तो आज तो मुझे शुक्र है वो तो स्कोर खत्म हो गया। वरना अगर फर्ज कर लो कि अभी इस मैच में कुछ बाकी होता, तो अभी तो ये नॉट आउट खड़ा हुआ था। 10 बॉलें और थी, मेरा ख्याल है 100 लगा दिया था इसने 30 बॉलों पे। आज आज एक नया रिकॉर्ड बन जाना था, 30 बॉलों पे 100। तो खैर, बहरहाल बहुत ही आउटस्टैंडिंग प्लेयर बैटिंग कर रहा है। फिर आज सूर्या का भी बल्ला चल गया है। सूर्या भी इस सीरीज में अच्छा खेल रहा है। 3-0 से सीरीज जो है वो सील कर दिया। अच्छा, न्यूजीलैंड कहाँ गड़बड़ कर रहा है? मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई, ठीक है, आपकी टीम बहुत अच्छी है, डेविन कॉनवे ओपन कर रहा है, और वो टिम रॉबिन्सन मेरा ख्याल है वन डाउन आ रहा है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। टिम साइफर्ड खेल रहा है। टिम रॉबिन्सन है ही नहीं इस मैच में। अच्छा, चलो भारत, खैर, टिम रॉबिन्सन भी बनता है अच्छा प्लेयर, टिम साइफर्ड आपने खिलाया। लेकिन मेरे हिसाब से जो मेन बंदा बनता है ना, वो बनता है यहाँ पे फिन एलन। वो खेल रहा है भाई, पर स्कॉर्चर्स को जितवा रहा है वो वहां पे बीबीएल। मैं ये कह रहा हूँ, इतनी हाई प्रोफाइल सीरीज हो रही थी ये T20, फिन एलन को वहां होना चाहिए था या यहाँ होना चाहिए था? और मुझे नहीं पता इन्होंने वर्ल्ड कप में रखा है उसे या नहीं रखा, मैंने इनका स्क्वाड अभी देखा नहीं है। लेकिन अगर इसमें फिन एलन नहीं है, तो भाई ये तो अपना बड़ा नुकसान करने वाला है। क्योंकि वो एक ऐसा प्लेयर है जो कि मैच को अपसाइड डाउन चेंज कर सकता है। बाकी ये जितने भी प्लेयर हैं, डैरल मिचेल हो गया, रचिन रविंद्र हो गया, ये तो वनडे टाइप के प्लेयर हैं। थोड़ा सा सेट होके थोड़ा सा मैच को चलाने वाले प्लेयर्स हैं। ये कोई आउटराइट T20 प्लेयर्स तो नहीं है। आप उनको खिला तो रहे हो, लेकिन वो है नहीं। डेविन कॉनवे खुद टेस्ट भी खेलता है, वनडे भी खेलता है, उसकी टेक्निक बहुत अच्छी है। लेकिन T20 तो नहीं है उसका फॉर्मेट। शायद खेल लेगा कभी कभी अच्छा, लेकिन पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है फिन एलन होना चाहिए था इसमें। दे विल मिस फिन एलन बिग टाइम। और पता नहीं वर्ल्ड कप में रखा है नहीं रखा, लेकिन यार फिन एलन के बगैर इनकी टीम बहुत हल्की लग रही है बैटिंग में। वो अगर सिर्फ वो ऐड हो जाए, तो ये फिर टीम ये भी खतरनाक हो जाएगी, क्योंकि टिम साइफर्ड है, फिर वो है। लेकिन ये डेविन कॉनवे को प्रेफर कर रहे हैं। चलो, उनकी अपनी चॉइस है। और दूसरी, बॉलिंग में भाई जिस तरह ये पिट रहे हैं ना, मुझे एक बंदे की बड़ी याद आ रही है, और उस बंदे का नाम है ट्रेंट बोल्ट। मैं इस बात को बड़ी श्योरिटी से कह सकता हूँ कि अगर इनके पास ट्रेंट बोल्ट होता, तो अभिषेक शर्मा मारता, उसे भी मारता। ऐसा नहीं कह रहा मैं नहीं मार सकता, लेकिन मैं ये बात बता दूं कि वो इतनी जल्दी इतनी देर तक हाथ खोलने नहीं देता। वो रोहित शर्मा को भी बांध देता था भाई वो। तो
उसको आते हैं बैट्समैन पकड़ना नए बॉल से, लेकिन वो भाई साहब रिटायर हो गए 36 साल 35 साल की उम्र में। 35 साल कोई उम्र नहीं थी, आप आईपीएल खेल रहे थे यार, 2-3 साल तो आप और खेल सकते थे न्यूजीलैंड से। क्या है, कोई 4 ओवर में क्या फिटनेस चाहिए थी? मुझे तो नहीं समझ में आती ये क्यों छोड़ा आपने। जब आप अच्छी बॉलिंग कर रहे हो, आईपीएल के लिए अवेलेबल हो, तो भाई अपने मुल्क से खेलने में क्या प्रॉब्लम थी? तो एक तो ये, और दूसरा जो मुझे लगा कि जो वीक लिंक थोड़ा सा मुझे लग रहा है वो ये है यार, इनका एक बॉलर था विल ओरोर्की, ओरोर्क नाम है या ओरोर्की, जो भी नाम है उसका, यार वो खिलाना चाहिए था ना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो नहीं पिटता, इन्होंने जोफ्रा आर्चर को भी मारा हुआ है भाई, तो ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन मैं फिर भी ये कह रहा हूँ कि शायद वो किसी किस्म का वो जो है ना चैलेंज पोज करता। यहाँ पर बड़ा फ्लैट नजर आई है यार न्यूजीलैंड की बॉलिंग। मुझे ऐसा लगा कि बहुत सिंपली सिंपल लेके चले गए, मतलब मारने के लिए ना। अब मैं जिनको अच्छा इम्पैक्ट बॉलर समझता हूँ, जैसे इश सोधी है इनका अच्छा बॉलर, उसकी भी कुट लग गई भाई। 2 ओवर मिले तो उसकी भी कुट लग गई। मिचेल सेंटनर, इनकी भी कुट लग गई, ये भी इम्पैक्ट बॉलर है, इसकी भी कुट लग गई। और ये जो बॉलर है ना भाई, ये जो बीच में खेल रहा है ये जेकब डफी, इसका मुझे कुछ समझ नहीं आता ये क्यों, क्या है इसकी इसकी यूटिलिटी क्या, 19 रन पर ओवर पिट रहा है ये। मतलब बाकी सब भी पिट ही रहे हैं, लेकिन मैं फिर भी एक बात कह रहा हूँ कि जेकब डफी इज नॉट फिटिंग T20 स्क्वाड एट ऑल। अब क्या उसमें ऐसा देख रही है न्यूजीलैंड जो कि इनको विलो रोर्क में नहीं दिख रहा? विलो रोर्क होना चाहिए था यहाँ पे यार। आप चलो ठीक है भाई, आप उनको लाइन लेंथ से आउट नहीं कर सकते, ठीक है, उनको आता है खेलना लाइन लेंथ की बॉलों को, इंडिया वालों को, अपने मुल्क के अंदर, लेकिन आप बाउंसर से पकड़ सकते थे, उसका बाउंसर बड़ा शार्प है, बड़ा तेज बॉलर है, वो इतना आसान नहीं है। न्यूजीलैंड को टेस्ट सीरीज जितवाई है, इतना भी हल्का नहीं है भाई, वो बिल्कुल सही है। और फिर ये काइल जेमिसन, इसका भी वही वाला हिसाब है भाई, हाइट अच्छी है, लाइन लेंथ बहुत अच्छी है, स्विंग अच्छा लेता है, वही टेस्ट और ओडीआई वाला हिसाब किताब बॉलिंग का बनता है। लेकिन क्योंकि पेस कम है, इस वजह से जो है T20 में पिटता है। तो इसकी भी शमूलियत T20 टीम के अंदर एक क्वेश्चन मार्क है। मैं तो ये बोलूंगा भाई, या तो सीधे सीधा आउटराइट पेस बॉलर लेके आते हैं, जैसे मैट हेनरी है, खुद मैट हेनरी ठीक है चलो पिटा, लेकिन वो नया मैट हेनरी मैं आउट नहीं करूंगा, आउट किया उसने संजू सैमसन को। तो एक तो ये है, और दूसरा मेरे हिसाब से विलो रोर्क होना चाहिए था। और अगर विलो रोर्क नहीं था तो यार ट्रेंट बोल्ट तो आपने खो के जो है ना अपनी बॉलिंग का बड़ा गलती किया है, साफ सी बात है। मिच 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 सेंटनर, इश सोडी, ट्रेंट बोल्ट, ये मैट हेनरी, ये आपकी बॉलिंग बनती थी, ठीक है ना। अब ये बीच में जेकब डफी आ रहा है, ग्लेन फिलिप्स ओवर कर रहा है, क्या क्या मजाक लगा। ग्लेन फिलिप्स को छोड़ेंगे वो? तो वीक बॉलिंग, और इंडिया फार टू सुपीरियर, फार टू सुपीरियर, एंड ऑस्ट्रेलिया हैज टू वॉच आउट। भाईजान, आपको शायद पकड़ पकड़ भी नहीं देगी इंडिया, जो ये इंडिया की टीम मैं अभी देख रहा हूँ T20 की, वर्ल्ड कप जीती हुई टीम है। लेकिन मैं फिर भी अभी बता रहा हूँ, जो वर्ल्ड कप में टीम गई थी ना, जो अनबीटन गई और सारे मैचेस जीत गई, ये उससे 10 टाइम्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग टीम लग रही है। तो मतलब है कि दिस इज परहैप्स, मैं ये कह सकता हूँ, द स्ट्रॉन्गेस्ट एवर T20 स्क्वाड सीन एवर एवर अचीव्ड बाय इंडिया। इतना स्ट्रॉन्ग स्क्वाड है ये, रोहित शर्मा विराट कोहली के ना होने के बाद भी। तो ये है भाई, बुमराह मैन ऑफ द मैच बने, 3 आउट कर लिए, आउटस्टैंडिंग बॉलर है भाई, उसका तो खैर कोई जवाब ही नहीं है अभी वर्ल्ड क्रिकेट के पास। तो ये हो गया जी इनका मैच। अब आ जाओ जी हमारे जो स्क्वाड अनाउंस हुआ है, आज स्क्वाड अनाउंस हो गया। एक मुसीबत थी जो सब पे पड़ी हुई थी, वो निकली बाहर। एक जल्दी से बस मैं पढ़ देता हूँ, फिर उसके बाद बंदे एक एक करके डिस्कस कर लेंगे। सलमान अली आगा खुद है, अबरार अहमद है, बाबर आजम है, फ़हीम अशरफ, फ़खर जमान, ख्वाजा नाफे, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद सलमान मिर्ज़ा, नसीम शाह, साहिबजादा फरहान, साइम अयूब, शादाब खान, शाहीन शाह अफरीदी, उस्मान खान और उस्मान तारिक, ये तो हमारी टीम बनती है। अच्छा,
स्क्वाड तकरीबन वही है जो हमने पूरे साल खिलाया। चेंजेस क्या हुए हैं बस मैं उन चेंजेस पे बात करूंगा, बाकी स्क्वाड तो सबको ही पता है। ख्वाजा नाफे इन होता है, उस्मान खान इन होने मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पूरे साल नहीं खेला, सिर्फ 2 सीरीज पिछली खेला है तो वो। और आपका उस्मान तारिक इन होता है, ठीक है। और एक आधा हाँ शादाब खान इन होता है। तो ये हैं आपके 3-4 प्लेयर जो कि आप कह सकते हो कि पिछले 2 से 3 महीने की सरप्राइज एंट्रीज हैं, ठीक है। उस्मान तारिक, ख्वाजा नाफे, शादाब खान और उस्मान खान, ये 4 प्लेयर। अब मैं इन प्लेयर पे एक एक करके बात कर लूंगा। अच्छा, और बाहर कौन हुआ है? हारिस रऊफ। हारिस रऊफ बाहर, ये 4 पक्के हो गए। बाकी आपकी टीम वही है जो पूरे साल खेली है। तो पहले तो मैं डिस्कस कर लेता हूँ एक एक करके हर बंदे को। शादाब खान। शादाब खान का भाई देखो, 2 मैचेस खेले हुए हैं जब से ये वापस आया है। एक मैच में आते ही मैन ऑफ द मैच बना, पहले ओवर में 2 आउट कर दिया और मैच जिताया ही इसने। और रीजनेबली गुड बैटिंग करी थी, कोई बहुत मैं नहीं कहूँगा कि मैच अपने ही दम पे जिता लिया, लेकिन बचा ही कुछ नहीं था मैच में। तो अच्छी रीजनेबल बैटिंग कर ली और मैन ऑफ द मैच बन गया भाई। दूसरे मैच में बहुत पिटा, ठीक है। इसका एक कैच वैच भी छूटा, लेकिन चलो वो पार्ट ऑफ द गेम है, पिटा ही है, ठीक है। तो अब ये 2 मैचेस के सैंपल पे मैं ये जजमेंट नहीं ले सकता कि यार ये जो शादाब है ये इस वर्ल्ड कप में अच्छा करेगा। इसके पीछे जब ये इंजर्ड हुआ था, उससे पहले 3 से 4 महीने का अगर सैंपल उठाओ तो भैया ये आयरलैंड से भी पिटे हुए हैं भाई साहब। तो पीछे वाला जो सैंपल है वो तो बड़ा खराब है, ठीक है। और अभी का सैंपल इनफ नहीं है। तो मेरे लिए अभी ये देखना, मैं इस पे कंक्लूजन नहीं दे सकता कि यार ये कोई अच्छा कर लेगा। बस आप इस हद तक कह सकते हो कि एक एक्सपीरियंस प्लेयर है और बड़े टूर्नामेंट्स खेला हुआ है और फिट हो गया है, तो लिहाजा उम्मीद है कि अच्छा करेगा। लेकिन जो सैंपल मौजूद है वो सफिशेंट नहीं है ये बताने के लिए कि शादाब खान जो है वो इस स्क्वाड में बनता था। लेकिन भारत चलो अब पार्ट बन गया है, ऑलराउंडर यूजुअली प्रेफर हो जाते हैं, शायद इस बेसिस पे उठ गया हो। तो एक तो ये हो गया शादाब खान। दूसरा जो है भाई उस्मान खान। उस्मान खान की जगह पक्की इसलिए हुई क्योंकि शायद कुछ हद तक जो है वो रिजवान का पत्ता साफ करना था। फिर खैर रिजवान साहब ने उस पत्ते पे खुद मोहर मार दी बीबीएल में, बिल्कुल ही मायूस परफॉर्मेंस देके अपनी। उसके बाद बिल्कुल ही कंफर्म हो गया कि भैया इनका आना अब मजीद बनता नहीं है अगले एक आधा साल तक। वर्ल्ड कप जीतो या हारो परवाह नहीं है, इस बंदे को नहीं ले सकता है T20 में। तो उस्मान खान को फिर इन किया गया, पिछली 2 से 3 सीरीज मेरा ख्याल है इन किया गया है। और आज माइक हेसन ने भी बताया कि पिछले 3 मैचेस में नॉट आउट आके मैचेस फिनिश करके आया है। तो माइक हेसन ने भी इस बात को एडमिट किया है कि ये कोई रीजनेबली गुड परफॉर्मेंस नहीं है, ये एक एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस में आती है चीज। और आप जिस नंबर पे वो आ रहा है, आप उससे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो कोई 60-70 रन करेगा। छठे नंबर का बैट्समैन आगे 60-70 रन नहीं करता भाई। हार्दिक पांड्या जो है वो हर मैच में आगे 60-70 नहीं कर रहा। 30-40-50 होते हैं, पर बड़ी यूटिलिटी 50 होते हैं या 40 होते हैं। तो इस तरीके का ही रोल उस्मान खान को दिया हुआ है। और अभी तक सो फार, चाहे छोटी टीमों के खिलाफ ही सही, लेकिन उसने वो रोल अच्छा निभाया। साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी खेला था सही, रीजनेबल गुड। और अभी जो है वो बाकी जिम्बाब्वे श्रीलंका वगैरह से खेला तो इतनी बुरी परफॉर्मेंस नहीं है, गुड परफॉर्मेंस। तो इस पे तो लगता है टिक मार्क एज द फर्स्ट कीपर, ठीक है। इसके बाद आ जाओ भाई थर्ड नंबर पे, जो सबसे ज्यादा डिस्कस्ड आदमी है। ये आदमी जितना ट्रेंड हो गया है ना इस वर्ल्ड कप में, ये शायद खेल के भी इतना ट्रेंड नहीं होगा जितना ये बगैर खेले ट्रेंड हो गया। ख्वाजा मोहम्मद नाफे। भाई देखो, नाफे के बारे में लोग, क्योंकि अब ये एज अ सेकंड विकेट कीपर जा रहा है, शाहजादा फरहान कीपर नहीं रहा, हमने 2 कीपर बना दिए अपना। तो आमतौर पे जो तासुर जा रहा है ना, वो ये जा रहा है कि ख्वाजा मोहम्मद नाफे जो है वो आपका उस्मान खान की रिप्लेसमेंट बन सकता है अगर उस्मान खान नहीं चला तो। मैं इसको थोड़ा अलग तरीके से देख रहा हूँ। मैं ये देख रहा हूँ कि भाई आप सारे
क्या सारा जो नज़ला है ना वो उस्मान खान पे मत उतारो, ठीक है? कि जी तो उस्मान खान ने अच्छा नहीं किया तो हम उसे रिप्लेस कर देंगे। ये जो आपके ऊपर के 3 प्लेयर हैं, ये कौन कोई कोई मतलब ये ट्रेविस हेड हैं सारे के सारे। साहबजादा फरहान, साइम अय्यूब और बाबर। मैं ये कह रहा हूँ कि भाई आप उस्मान खान को छोड़ दो, वो नीचे है उसे रहने दो, उसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको किसी के पीछे बंदा लगाना है, ठीक है ना, तो उस्मान खान पे मत लगाओ, आप लगाओ इन तीनों के पीछे जो ऊपर खेलते हैं, ठीक है? अगर साहबजादा फरहान पहले 2 मैचेस में परफॉर्म नहीं करता या 3 मैचेस में परफॉर्म नहीं करता, तो भाई आप ख्वाजा मोहम्मद नाफे को ओपनर डालो, ठीक है ना? अगर साइम परफॉर्म नहीं करता, नाफे को ओपनर डालो। ये उसके नंबर हैं, ना कि आप उस उस्मान खान के नीचे रिप्लेसमेंट देख रहे हो। वो इजीली ऊपर ऊपर खेलता है आके। तो मेरे हिसाब से ख्वाजा नाफे जो है वो आराम से ऊपर खेल सकता है और उस्मान खान के साथ भी खेल सकता है। तो आपके पास 2 ऑप्शंस हो जाएंगे एक ही मैच में, जिससे भी कीपिंग करा लो फिर आप। उस्मान खान से करा लो और नाफे से करा लो, जिससे आपको मुनासिब लगे। वैसे तो उनको उस्मान खान ही होना चाहिए मेरे हिसाब से। या आपको नाफे से करानी है, नाफे से करा लेना। लेकिन नाफे को एज अ रिप्लेसमेंट रखो टॉप 3 के। 1 साहबजादा, दूसरा साइम और तीसरा बाबर। बाबर की रिप्लेसमेंट में भी नाफे खेल सकता है, ठीक है ना? शायद एक हार्ड कॉल होगा, लेकिन हार्ड कॉल लेने से कोई कयामत नहीं आ जाती। अभी बीबीएल वालों ने ये प्रूफ किया है कि भाई एक प्लेयर अगर नहीं आपको वो यूटिलिटी दे रहा जिसके लिए उसको लाया गया है, तो हम उसे रिप्लेस कर देंगे। दुनिया को जितना बुरा लगता है, हमने अपना टूर्नामेंट अच्छा करना है। तो सलमान अली आगा को भी थोड़ी करेज दिखानी पड़ेगी, थोड़ा हौसला करना पड़ेगा कि भाई अगर पहले 2 मैच या 3 मैच जाते हैं और आपको वो रिजल्ट नहीं निकल रहा है बाबर आजम से, तो भाई आप उसकी जगह नाफे खिलाओ। नाफे 1 डाउन पे आकर आपको शायद वो दे देगा जो शायद इंडिया में ईशान किशन कर रहा है। अब देखो ईशान किशन कैसे बल्ला खोल रहा है 1 डाउन पे आके। तो क्या हम डिजर्व नहीं करते कि इस तरीके का एक ऐसा प्लेयर हो जो कोई 20 बॉलों पे 40, 20 बॉलों पे 50, 25 बॉलों पे 50 रन करने की इनिंग खेले 1 डाउन पे आके, ठीक है? बाबर फर्स्ट चॉइस हो सकता है, लेकिन अगर वो परफॉर्म नहीं कर रहा, उसके रिप्लेसमेंट में ख्वाजा नाफे आता है। या तो होता ही नहीं स्क्वाड में, अब लाए हो तो उसको उस नंबर पे खिलाओ जिस नंबर पे उसकी परफॉर्मेंसेज है, ना कि उस नंबर पे डाल दो जहां पे उसके ऊपर मैच आ जाए। तो भाई मैच जिताना उसका काम है क्या? उसको तो फ्री हैंड दो, ऊपर जाके मारो। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि उसको अगर पीछे किसी के लगाना है तो टॉप 3 के लगाओ। नीचे 5वें 6ठे नंबर पे लाके उसको उसकी रेपुटेशन ना बनाओ। चलो मैं एक सिचुएशन दे देता हूँ कि फर्ज कर लो उसने आपने 5वें 6ठे नंबर पे खिलाया, उसने रन कर दिया उसकी तरह, अपना मोहसिन नवाज की तरह। तो क्या अब इसका मतलब ये हो गया कि वो 6ठे नंबर का प्लेयर है? फिर यही होगा कि जब वो स्ट्रगल करेगा, कोई मुश्किल बॉलर्स आएंगे, टफ स्पिनर्स आएंगे, वहां पे वो अगर फंसा बीच में जाके, तो फिर वो भी टीम से बाहर होगा और फिर दोबारा उसका भी नंबर नहीं आना। यही कहानी चलेगी। तो भाई बेहतर ये है कि उसको जिस नंबर की परफॉर्मेंस के लिए लाए हो, अब वर्ल्ड कप में डायरेक्ट ले ही आए हो ना, तो फिर उसको वहीं पे मौका दो जहाँ पे उसका मौका बनता है। 1, 2, 3 इन तीनों की जगह पे, ना कि 5वें 6ठे पे उस्मान खान को छेड़ो। उस्मान खान ठीक जा रहा है अपना, उसको बिला वजह उंगली करने की जरूरत नहीं भाई। तो मेरा ये मशवरा है कि ऊपर उसकी यूटिलाइजेशन बनाओ ख्वाजा नाफे की, अगर ले ही लिया है तो, ठीक है ना? तो एक तो मेरा ये मतलब, एक तो मेरी ये चीज थी। और दूसरा बंदा जो डाला है, उस्मान तारिक। उस्मान तारिक को डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा भाई, उस्मान तारिक अब आ गया है स्क्वाड में, और प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस। ये वो बंदा है जो अभी जहां जा रहा है परफॉर्म कर रहा है। ये लीग्स में जाता है परफॉर्म कर रहा है, ये पाकिस्तान टीम से खेला, परफॉर्म कर दिया, हैट्रिक ही मार दी। तो कहने का मतलब है कि ये अभी वो वाला प्लेयर है आपका, जो मैं अगर एक जो मैं सोच रहा हूँ वो ये सोच रहा हूँ कि अगर पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ खेला, अगर लगाना पड़ रहा है क्योंकि सिचुएशन ऐसी चल रही है ना, अगर बोलना पड़ रहा है कि अगर पाकिस्तान और इंडिया का मैच हुआ वर्ल्ड कप के अंदर और पाकिस्तान जाता है वर्ल्ड कप में, तो उस्मान तारिक और अबरार
नीचे से दो सेम सीमर कोई भी ले लो आप, नसीम शाहीन, या शाहीन और सलमान मिर्ज़ा, या नसीम और सलमान मिर्ज़ा, डिपेंडिंग कि शाहीन की फिटनेस कैसी है। तो नीचे दो पेसर, ऊपर दो स्पिनर, पूरे पूरे स्पिनर, उस्मान तारिक और अबरार अहमद। ये हो गए आपके चार। ऊपर छह, जैसे जो खिलाने खिलाओ, ठीक है ना। आपको एक ऑलराउंडर फ़हीम, नवाज और आपका ये शादाब, इनमें से शॉर्ट करना पड़ेगा। शायद फ़हीम होगा। अगर वहाँ की पिचेस पे मीडियम पेसर नहीं चल रहे तो आप सही फ़हीम को बिठा दो, कोई ऐसी बात नहीं है। और उसकी जगह जो है आप शादाब को खिला लो। और नीचे जो हैं चार स्पिनर आपके जो बॉलर बनेंगे, उस्मान तारिक, अबरार और दो पेसर। ये चार मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपके इंडिया का विनिंग फॉर्मूला है। अबरार और उस्मान तारिक जब बॉलिंग पे लगेंगे ना, साथ में नवाज भी होगा, फिर थोड़ा बहुत हेल्प आपको साइम से भी मिल जाती है। तो ये जो आपका बॉलिंग यूनिट बनेगा ना, इंडिया को बहुत टफ टाइम मिलने वाला है। तो ये आपका जो सरप्राइज पैकेज है वो उस्मान तारिक के बगैर कंप्लीट नहीं होता। तो उस्मान तारिक को अगर लिया है तो भैया इंडिया के खिलाफ खिलाना बनता है। चाहे यूएसए के खिलाफ खिलाओ, ना खिलाओ मुझे नहीं पता, वैसे तो खिलाना चाहिए। आप आगे मैच में चांस दोगे तो फिर खिलाना चाहिए। और उसका नीदरलैंड के खिलाफ खिलाओ या ना खिलाओ मुझे नहीं पता, इंडिया के खिलाफ लाजमी खिलाओ। ये मेरी अपनी राय है। विनिंग फार्मूला का हिस्सा है आपके ये अपसेट करेगा इंडिया के मैच में, मैं यहाँ तक कह रहा हूँ। अबरार और उस्मान तारिक ये अपसेट करेंगे इंडिया को, इंशाल्लाह, मुझे ऐसा लगता है। ये आपका विनिंग फार्मूला बनेगा। तो ये हो गई बात। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारा स्क्वाड गलत अनाउंस नहीं हुआ, ठीक है। और अब एक और चीज़ जो है, जो कि बहुत ज़्यादा डिस्कशन में आ रही है, वो ये है कि जी हारिस रऊफ बाहर हो गया। मेरा ख्याल है कि हारिस रऊफ और उस्मान तारिक के बीच का एक बहुत टफ कॉल था, ठीक है ना। और मुझे ऐसा लगता है कि हमने उस्मान तारिक को खिला के सही कॉल लिया, ठीक है। क्योंकि यार ये नहीं हो सकता कि आप फिर से उस्मान तारिक को ये बोलो कि जी ये तो एक्सपीरियंस नहीं है, हमें एक्सपीरियंस की ज़रूरत है, फिर वही बंदा डाल दो जो पहले से ही इंडिया ने देखा हुआ है। और हमारे लिए बड़ी टीम इंडिया है ग्रुप स्टेज में ना। तो मैं ये बात सोच मुझे ये बस बात को ज़हन में रखना है कि भाई आपने इतना प्रिडिक्टेबल नहीं हो जाना अपने अपनी अपने बॉलिंग उसमें बॉलिंग लाइनअप में, कि लोग सामने वाला सीधे सीधे आप प्लान कर ले। मिसाल के तौर पर नवाज उन्होंने खेला हुआ है, अबरार वो भी खेल लिया उन्होंने, शाहीन वो तो बहुत बार खेल लिया उन्होंने। उसके बाद आपका जो है नसीम, उसे भी इंडिया के कुछ प्लेयर्स खेल चुके हैं। ठीक है अब तो नहीं है विराट रोहित, लेकिन वो उसको भी खेला हुआ है, सूर्य कुमार ने भी खेला हुआ है। तो ये प्लेयर भी हैं, ये भी उसको भी खेला हुआ है। तो उस्मान तारिक एक ऐसा एलिमेंट बनता है जिसपे ये थोड़ा तो घबराएंगे, ठीक है ना। तो ये जो है, ये बंदा जो है, अगर आपने हारिस रऊफ की जगह लिया है तो आई थिंक एक वर्ल्ड कप में कुछ नया ट्राई कर लेने से कोई क़यामत नहीं आ जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा, हम हार जाएंगे। तो पहले 5 ट्रॉफीज जिसमें हारिस था, क्या वो जीत गए? तो ये कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। यू आर ट्राइंग समथिंग न्यू। हम थोड़ा सा ब्रेव होके ब्रेव कॉल्स लिए हमने यहाँ पे। ख्वाजा नाफे के को डालने में मैं हक में नहीं था। फॉर ख्वाजा नाफे फॉर इन फॉर ख्वाजा नाफिज ओन गुड, मैं नहीं था इस फेवर में कि मैं उसको डालूं। मैं उसके उसमें इंटरेस्टेड नहीं था। लेकिन अब आपने ये कॉल ले ली है और उसको डाल ही दिया है, तो फिर मेरा ख्याल है कि इसमें कोई मेरा ख्याल है कि वो एक सरप्राइज एलिमेंट हो सकता है बैटिंग में। जैसे नीचे आपने बॉलिंग में डाला है कि अगर वो कहीं क्लिक कर गया और उसने कहीं 15 बॉलों पे तेज कोई 35 रन मार दिए, 40 रन मार दिए, तो गेम चेंज हो जानी है वहीं पे। अच्छा ये तो हो गई एक कहानी। अब आ जाओ सबसे जरूरी सवाल पे। सलमान अली आगा कहाँ खेलेगा? टू डाउन? टू डाउन बिल्कुल खेलना चाहिए उसे। लेकिन मेरा ख्याल है कि टू डाउन खेलने के लिए खेलते वक्त आपको एक चीज का ध्यान रखना होगा
कि 2 मैच से ज़्यादा अगर बाबर आजम लेता है और परफॉर्मेंस नहीं देता, मुझे उसके रन से ज़्यादा उसके खेलने के स्टाइल पे कंसर्न है। अगर तो वो बिजी नज़र आ रहा है, रन्स लेता हुआ नज़र आ रहा है, स्ट्राइक लेता हुआ नज़र आ रहा है, स्कोर बोर्ड को मूव करता हुआ नज़र आ रहा है, इसमें फिर वो 15 रन पे आउट हो जाए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर वो एक डरी हुई अप्रोच से जैसे बीबीएल में खेल रहा था, वैसे अगर खेलने की कोशिश करेगा, ठीक है, तो भाईजान सलमान अली आगा हैज टू टेक द कॉल और उसको कहना होगा कि भाई तुम आओ नंबर 2 पे, मैं जाता हूँ ऊपर। ये करना पड़ेगा। और ये करना कोई, जिसे आप कहते हैं, कोई किसी को नीचे गिराने वाली बात नहीं है। ये छोटी मोटी एडजस्टमेंट्स होती हैं जो हर टीम में की जा सकती हैं। नीचे गिराने वाली बात वो थी जो ये भाई साहब झेल के आए हैं बीबीएल में, फाइनल से लात मार के बाहर निकाल दिया। ये होती है कि नीचे गिराने वाली, हम बाहर तो नहीं निकाल रहे, हम कह रहे हैं भाई शफलिंग कर लो, 1 डाउन को ऊपर कर दो, 2 डाउन को नीचे कर दो। तो पहले 2 मैचेस देख लो भाई, अगर आपको लगे कि जी नेदरलैंड में अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहा बाबर, या जो है वो यूएसए के खिलाफ अच्छी नहीं दी परफॉर्मेंस, तो जब 2 हल्की टीमों के खिलाफ नहीं दे रहा तो इंडिया के खिलाफ कहाँ से कर लेगा भाई। तो उस सूरत में मेरा ख्याल है सलमान अली को ऊपर आ जाना चाहिए। और अगर सलमान अली का खुद नहीं ऊपर आना चाहता, उसको लगता है कि यार नीचे मुझे गेम कंट्रोल करना है, तो भाई फिर द नेक्स्ट सोल्यूशन इज, जो कि थोड़ा सा हार्श हो जाएगा, वो ये है कि बाबर आजम को ड्रॉप करो और ख्वाजा नाफी को इन कर दो 1 डाउन पे। तो कुछ ब्रेव कॉल्स हैं जो लेनी पड़ेंगी ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप। अगर ये नहीं चले तो ये नहीं चले तो ये। और जो आप बंदे खिला रहे हो, अब ख्वाजा नाफे को एक एक ऐसा बंदे के तौर पे खिलाना है कि जहां ऊपर आपको कहीं गैप नजर आएगा पहले 3 में, अब वहां फिट कर दो उसे। और अगर 3 परफॉर्म कर रहे हैं तो नहीं नहीं हमें हटाना भाई, हम जीत रहे हैं मैचेस तो हमें नहीं हटाना, ठीक है, यही 3 खेलें। लेकिन अगर हम हार रहे हैं और हमें नजर आ रहा है ऊपर से 2 जो है वो गिर रहे हैं, या कोई, या बाबर गिर रहा है, तो भाई जो बंदा आपको हार्ड टाइम दे रहा है हटा दो उसे यार। कोई ऐसी वो नहीं है, एक मैच से हट के हटने से उसका करियर खत्म नहीं हो जाना, ठीक है ना। शाहजादा फरहान की बहुत परफॉर्मेंसेज हैं, साइम की अच्छी, चलो बहुत ज्यादा नहीं है लेकिन ठीक है, रीजनेबल परफॉर्मेंसेज हैं। तो ऐसा थोड़ी हो जाएगा कि एक मैच में अगर ख्वाजा नाफा ने रन कर दिए तो साइम अयूब का करियर ही खत्म, ऐसा तो नहीं है। साइम अयूब की अपनी यूटिलिटी है, बॉल के साथ, बैट के साथ। तो कोई किसी को एक आधा मैच मिल जाने से, या इवन ये वर्ल्ड कप में 2-4 मैचेस मिल जाने से किसी का करियर खत्म नहीं हो जाएगा। तो कुछ स्मार्ट कॉल्स हैं जो आपको ख्वाजा नाफे को लेते हुए लेनी होंगी, बस वो अगर आपने ली तो मेरा ख्याल है ये वर्ल्ड कप का स्क्वाड बिल्कुल ठीक है। ठीक है, मैं बहुत खुश हूँ इस स्क्वाड से।